मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है मारवाड़ के किसान आंदोलन। यहाँ मैंने बहुवचन का प्रयोग किया है, मारवाड़ के किसान आंदोलन। मारवाड़ का कोई ऐसा एक आंदोलन नहीं है जो एक बार शुरू होकर के और अंत तक चला हो। समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक किसान आंदोलन हुए। तो उन किसान आंदोलनों को मैं इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है और वे किसान आंदोलन जो ऐसे हैं जिनका आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स में वे सारी भावनाएं उस आंदोलन में जो मुद्दे उभरे उन मुद्दों को निपटाते हुए भूमि सुधार की व्यवस्थाएं होती हैं। मैं इस वीडियो पे आगे बात करूं उसके पहले पुनः सभी इस वीडियो को देखने वालों से निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो चैनल है इसकी लोकप्रियता बढ़े और मैं एक उत्साहित होकर के और अच्छे कार्य कर सकूं। तो जो मैंने प्रारंभ में बोला कि मारवाड़ के किसान आंदोलन, तो मारवाड़ के किसान आंदोलन को मैंने दो भागों में तैयार किया है। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में मैंने 1915 से लेकर के और 1932 तक के पीरियड को कवर किया है। जो उन विभिन्न मूवमेंट्स के जो ट्रेंड रहे उन ट्रेंड्स को अपने इसमें वीडियो में सम्मिलित करते हुए उनको आइडेंटिफाई करके और किस तरह से वो आंदोलन का रूप धारण करते हैं और आगे के आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। और पार्ट 2 जो है वो 1932 से लेकर के और आज़ादी प्राप्त और कहें राजस्थान के निर्माण तक 1949 तक का पीरियड इसमें मैंने कवर किया है। मारवाड़ जो शब्द अपने आप में आता है, वैसे तो राजस्थान के बाहर राजस्थान को मारवाड़ के नाम से जानते हैं और हर राजस्थानी को मारवाड़ी के रूप में ही देखते हैं, किंतु मारवाड़ असली जो क्षेत्र है, जो मारवाड़ रीजन है, वो जोधपुर का इलाका है। और जोधपुर जो राज्य था उस राज्य को दोनों नामों से जो ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उन रिकॉर्ड्स में इसे मारवाड़ भी कहा गया है और इसे जोधपुर स्टेट भी कहा गया है। तो यह जो मारवाड़ है या जोधपुर स्टेट है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था और ये संपूर्ण राजस्थान का लगभग 26% भूभाग इसके अंतर्गत था। मारवाड़ की जो राजधानी है जो जोधपुर ही है, अपने आप में जोधपुर यहाँ की राजधानी रही। यहाँ की जो मेरा संबंध जिस चीज़ से है, मेरा संबंध है किसानों से, और किसानों में पे असर पड़ता है कृषि संरचना का। जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेजेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट the peasants involved in various kinds of movements influenced by the freedom movement. So ये जो जोधपुर राज्य है, यहाँ की जो कृषि संरचना है उसमें हम देखते हैं संपूर्ण भूभाग का 87% 87% एरिया जागीरों के मातहत था, जागीरों के अंतर्गत था और मात्र 13% हिस्सा खालसा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। खालसा क्षेत्र वह था जिसे सीधा राज्य मैनेज करता था, इसका प्रबंधन सीधा राज्य के पास था और शेष जागीरदारी जो क्षेत्र थे उनका प्रबंधन विभिन्न जागीरदार अपने तरीके से किया करते थे। इस एग्रेरियन स्ट्रक्चर पर मैं पहले भी इसी श्रृंखला में 4-5 उससे भी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर भूराजस्व प्रणाली पर लेकर है, जागीरदारी प्रथा को लेकर है, इसके अलावा लैंड टैक्सेशन को लेकर है, इसके अतिरिक्त जो अग्रेरियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी है, किसानों की कर्जदारी पर भी है, अकालों पर भी है। ये वे फैक्टर्स हैं जो किसान के जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। तो यदि आपको जानना हो तो पहले उन वीडियोज़ को भी देखें, ताकि एक सिस्टम को समझ सकें कि क्या जागीरदारी प्रथा थी, क्या खालसा था, क्या गैर खालसा था और दोनों के प्रबंधन में क्या अंतर था। लेकिन मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जो लैंड मैनेजमेंट है वो खालसा क्षेत्र में
थोड़ा किसानों के हित में था, जबकि जागीर क्षेत्रों में जागीरदारों की अपनी मनमानी थी और कोई कानून कायदे लिखित नहीं थे। जो परंपराएं चली आ रही थी, उन परंपराओं में टैक्सेशन के अलावा लाग बाग बेगार इस तरह की कई चीज़ें थी। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखूँगा कि आप मेरे जो वीडियो हैं, जिसमें खासतौर पर एक तो आधुनिक राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था, दूसरा आधुनिक राजस्थान में भू राजस्व प्रणाली, तीसरा आधुनिक राजस्थान में भू राजस्व एवं अन्य करों का निर्धारण और वसूली, इनको तो अवश्य देखें। इसके अतिरिक्त जो कृषि संबंधी, किसान संबंधी अन्य वीडियो हैं, उन्हें भी देखेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो जो किसान थे वे ही जो नई व्यवस्था हुई, इस नई व्यवस्था पे मैं बहुत पहले पिछले वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि राजस्थान में नई व्यवस्था ये थी कि ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंतर्गत ये राज्य आ गए थे और इन प्रिंसिपल ब्रिटिश ने ये माना कि वे इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इनको आंतरिक मामलों में वो ऑटोनॉमी देंगे, किंतु वास्तव में कोई ऑटोनॉमी नहीं दी गई, क्योंकि एक तो वैसे ही हर राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता ही था। इसके अतिरिक्त बड़े पदों पर कई बार या तो अंग्रेज नहीं तो अंग्रेज़ों के रिकमेंडेड लोग ही उन पदों पर हुआ करते थे। और जो राज्य पर जब भी कोई आर्थिक भार पड़ता था तो भार किसान पर भी पड़ता था, तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थी वे किसान थे। और जोधपुर में विशेष बात और थी, जो किसान था वो पशुपालक भी था, तो पशुपालन भी कृषि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जोधपुर स्टेट में रहा है। तो जो नई व्यवस्था हुई उसके अंतर्गत किसानों पर भू राजस्व का भार बढ़ा और उनकी जो ग्रामीण कर्जदारी बढ़ती गई, उनकी जो है आर्थिक बदहाली बढ़ती गई, उनकी जो है जो अकाल हैं उन अकालों में वृद्धि होती गई। जो अकाल वैसे तो क्या है, प्राकृतिक प्रकोप है, किंतु जो इसमें ह्यूमन एलिमेंट है, जैसे अधिकारी हैं, जागीरदार हैं, राजा है, सेठ हैं, दूसरे महाजन्स हैं, वे सब क्या है कि वो जिस तरह से किसान का शोषण करते थे, तो किसान में इतनी वो जान नहीं रह जाती थी कि वह सारे इन लोगों का चुकाने के बाद वो इतना सरप्लस बचा सके, यदि कभी एबनॉर्मल वेदर हो तो वो उसका मुकाबला कर सके। और इसका परिणाम ये हुआ कि सामान्य अगर मौसम में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो अकाल वर्ष घोषित हो जाता था और किसान उसमें बहुत परेशान रहता। तो देशी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना हुई नहीं थी और ना कांग्रेस ने इसके लिए कोई प्रयास किए थे, बल्कि वे तो ब्रिटिश इंडिया तक ही सीमित थे। तो प्रिंसली स्टेट्स में कोई ऐसा चैनल भी नहीं था जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तो इसकी शुरुआत मारवाड़ में 1915 में होती है, जब एक बड़ा ही लिबरल, मॉडरेट और जो शहरी लोग थे, जो कुछ पब्लिक स्पिरिट ओरिएंटेड लोग थे, जो जन भावना से प्रेरित थे, उन्होंने 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था कि जो पीड़ित हैं, जिनकी कुछ परेशानियाँ, समस्याएं हैं, उनके समाधान में यह संगठन मदद कर सके। किंतु इसकी गतिविधियाँ शहर तक ही सीमित थीं, गांव तक ये पहुंच नहीं पाया। किंतु इस मामले में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का महत्व है कि एक संगठन की शुरुआत एक प्रिंसली स्टेट्स में, जहाँ घोर दक्षिणपंथी व्यवस्थाएं थीं या आर्थ रिएक्शनरी जिसे हम कहते हैं, उस सिस्टम था, उसके अगेंस्ट एक संगठन तो खड़ा हुआ। तो इससे प्रेरित होकर के और संगठन भी बने। इसके बाद जो दूसरा संगठन बनता है, इसकी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि 1920 में, जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने अपने और वीडियोज में बताया है, राजस्थान सेवा संघ नामक एक संगठन की स्थापना हुई। और राजस्थान सेवा संगठन का जो पैटर्न था वो उसके आधार पर ही 1921 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। और इसके जो उसी तर्ज पर, और इसके जो संस्थापक थे वो जय नारायण व्यास थे, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो विजय सिंह पथिक ने की थी 1920 में। और 1921 में मारवाड़ सेवा संघ, नाम भी बड़ा लिबरल था और ये लगा कि इसके माध्यम से कुछ जनता के लिए किया जा सकता है, तो जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की। लेकिन मारवाड़ सेवा संघ की गतिविधियों को शुरू से ही संदेह से देखा गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी गतिविधियों को कुचलने के लिए जय नारायण व्यास पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इसका दर्ज कर लिया और जय नारायण व्यास की
जो गतिविधियां हैं वे सीमित हो गई, उनके ऊपर पुलिस विजिलेंस लगा दी गई और उनको शहर तक ही रहने के लिए बाध्य किया गया। तो इसलिए ये मारवाड़ सेवा संघ भी कोई बहुत इफेक्टिव संगठन नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये प्रारंभिक कुछ राजनीतिक गतिविधियां कह सकते हैं इनको, जिनका आगे चल करके सुफल सामने आता है। इसके बाद 1922 में ये देखने को मिला, जो मारवाड़ राज्य था, जो जोधपुर राज्य है, उसकी बाली और गौड़वाड़ निजामतों में, जो कि सिरोही के नज़दीक पड़ते थे, और सिरोही में भील और ग्रासियों का एक आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। तो उसका इम्पैक्ट मारवाड़ की आदिवासी बाहुल्य ये जो थी निजामतों ज़िले कहते थे उनको, उसमें बाली और गौड़वाड़ में भील और ग्रासियों ने समाज सुधार के साथ साथ करबंदी का आंदोलन भी किया, लेकिन वह सीमित रहा। और आदिवासी आंदोलन का जब शक्ति के बल पर सिरोही में दमन किया गया और जो ये है मोतीलाल तेजावत को बंदी बना लिया गया, तो उसके बाद मारवाड़ के भी इस इलाके में आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गए। ये 1922 तक का घटनाक्रम है। उसके बाद फिर एक प्रयास होता है, क्योंकि जो जयनारायण व्यास हैं ये बहुत ही जागरूक व्यक्ति थे और ये सर्वगुण संपन्न थे। ये इनमें अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और ये हार मानने वाले नहीं थे। तो इन्होंने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया, और जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसके गठन के कुछ समय पश्चात ही एक ऐसा मुद्दा मारवाड़ हितकारिणी सभा को मिल गया, जिसके आधार पर उन्होंने ग्रामीण जनों या किसान और पशुपालकों को अपने झंडे के तले एकत्रित करना आरंभ किया। यह मुद्दा था 29 अक्टूबर 1923 को जोधपुर राज्य की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया कि राज्य के बाहर पशुधन का निर्यात किया जाए। पशुधन जोधपुर के हिसाब से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पशु के आधार पर ही तो सारी खेती भी हो रही है, दूध भी मिल रहा है, मांस भी मिल रहा है, चमड़ा भी मिल रहा है, विभिन्न उद्योग उनसे जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या हुआ, सीधा किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। और जब बाहर निर्यात किया जाएगा पशुओं का, तो इन पशुओं का अभाव पैदा हो सकता है। कुछ लोगों ने इस आधार पर इसके साथ जुड़ गए कि धार्मिक आधारों पर, क्योंकि ऐसा था कि ज़्यादातर जो पशु लिए जा रहे थे वो कत्लगाहों या कहें बूचड़ खानों के लिए लिए जा रहे थे। और जब ये निर्णय हुआ 29 अक्टूबर 1923 को राज्य काउंसिल का, तो बड़े पैमाने पर जोधपुर से पशुओं का निर्यात शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर जिसके समाचार लोगों के पास थे, जिसमें अजमेर, नसीराबाद, पालनपुर, छावनी आई, 3 छावनी थी, पालनपुर गुजरात में है और नसीराबाद अजमेर राजस्थान में। इसके अलावा बम्बई और अहमदाबाद के बूचड़ खानों में हज़ारों पशु भेजे गए। इससे क्या हुआ, जो धार्मिक स्वभाव के लोग थे वे भी इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के साथ जुड़ गए। तो इस तरह से इस पशुधन के निर्यात के विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आंदोलन आरंभ किया। और इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि पहली बार खुलकर के जनता ने शासन का विरोध किया। और 15 जुलाई 1924 को आंदोलन तो शुरू हो गया है नवंबर-दिसंबर 1923 में, लेकिन 15 जुलाई 1924 को पहली बार जोधपुर शहर में एक आम सभा, एक जनसभा का आयोजन हुआ। और उस आयोजन के बाद जनसभाओं की श्रृंखला ही आरंभ हो गई और लगने लगा कि अब ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है ये इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। तो कुल 1 महीने की इससे जनसभाओं का जो माध्यम था, उस जुलूस निकालने का, मोर्चा निकालने का, उसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1924 मैं जो बोल रहा हूँ, 15 जुलाई 1924 को पहली आम जनसभा हुई और 15 अगस्त 1924 को राज्य ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और पशुधन के निर्यात पर पुनः रोक लगा दी। तो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा की बहुत बड़ी सफलता थी। और जिस झील के साथ, जिस
भावना के साथ यह संगठन खड़ा हुआ था, तो ये और लोकप्रिय हो गया और इसकी गतिविधियाँ तीव्र हो गई। किंतु राज्य तो अब इसका दमन कर नहीं पाया। उस समय अब इनकी मांगे भी मानी थी, तो राज्य की ओर से तो एक तरीके से मान्यता नहीं थी, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं थी, बट इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई, इसको एक जो है न्यायिक या कानूनी अधिकार मिल गया या कानूनी मान्यता उसको एक तरह से मिल गई। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए राज्य ने प्रयास करके एक संगठन खड़ा किया, जिसमें जो राजा जी के भक्त थे या उस समय की जो व्यवस्था थी उसके भक्त थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, राजभक्त देश हितकारिणी सभा। और इसका उद्देश्य एक ही था कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का हर स्तर पर विरोध किया जाए। किंतु ये जो राजभक्त देश हितकारिणी सभा थी, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यक्रमों पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाई। लेकिन लगातार इनके बीच में कोई संघर्ष तो खुल के नहीं हुआ, क्योंकि राजभक्त कभी इतना साहसी नहीं होता है लड़ने आ जाए। राजभक्त तो राजा जी की ऊँट में छुप जाता है ना, उसकी आड़ ले लेता है, वो मुकाबला नहीं करता। तो जब आंदोलन शुरू हो गया तो फिर वो भक्त नहीं आएगा, आएगा तो भक्त तो मुँह की खाएगा। तो यूँ करके ये संगठन तो निष्फल रहा, किंतु राज्य इसकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आमादा था। तो 19 मार्च 1925 को मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के कुछ नेताओं को जनहित में राज्य से निष्कासित कर दिया। ये बताया गया कि भाई इससे राज्य की शांति को खतरा है, इसलिए इन लोगों को जोधपुर से, जो देश उसको देश कहते थे, जोधपुर से देश निकाला कर दिया गया। और कुछ लोगों को पुलिस थानों के निगरानी में रखा गया, जहाँ नियमित रूप से हाजिरी देनी होती थी। तो जो प्रमुख नेता थे जयनारायण व्यास, उसको निष्कासित तो नहीं किया, किंतु उसे पुलिस निगरानी के में रखा गया और उसके साथियों को जो है जोधपुर से बाहर भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में जयनारायण व्यास ने स्वयं ही अपने आप को निष्कासित कर लिया और उन्होंने देखा कि मारवाड़ की भूमि अभी आंदोलनों के लिए, जन आंदोलन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वे अधिकतर समय फिर अजमेर और ब्यावर में रहे। अजमेर और ब्यावर की स्थिति के बारे में पहले अपने वीडियोज में बता चुका हूँ कि एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा जिसे हम कहते थे, वो ऐसा क्षेत्र था जो सीधा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था और वहाँ न्यूनतम नागरिक अधिकार वहाँ के निवासियों को प्राप्त थे और वहाँ जिसको जो लीगली वहाँ रह सकता है वह भी उन अधिकारों को एंजॉय कर सकता था। तो वहाँ रह करके जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को वाइटलाइज करने का, उसको थोड़ा और ताकतवर बनाने का प्रयास किया। और राजस्थान सेवा संघ, जिसके बारे में भी पहले थोड़ी देर पहले उल्लेख किया है, जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, उन्होंने तरुण राजस्थान नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। तो तरुण राजस्थान का संपादन कार्य जयनारायण व्यास के हाथ में आ गया और जयनारायण व्यास जो हैं जो अपने उस अखबार के माध्यम से वो लोगों को संगठित करते रहे। अक्टूबर 1928 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रतिनिधिमंडल राज्य काउंसिल के अध्यक्ष से मिला और एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। 1928 की बात कर रहा हूँ सीधा ही, क्योंकि 1925 में तो ये निष्कासन हो गया। उसके बाद ये बाहर रह कर के ही अपना कार्य करते गए और उसके माध्यम से वो अंडरग्राउंड एक तरह से कहिए गुप्त रूप से उनका अपना कार्यक्रम चलता रहा। और 1928 में क्या हुआ कि अकाल पड़ गया था और उस अकाल के समय भी खाद्यान्नों का निर्यात जोधपुर से किया जा रहा था। जैसे पशुधन के निर्यात के विरोध में 1923-24 का आंदोलन हुआ, उसी प्रकार से ये 1928 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने, जो काउंसिल होती थी, राज्य की काउंसिल हुआ करती थी, जिसके के अध्यक्ष जो है, क्योंकि राजा तो सर्वोपरि होते ही थे, जो उसका अध्यक्ष ज़्यादातर दीवान या प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो उनके सामने खाद्यान्नों के निर्यात पर रोक लगाने की डिमांड की, जिसे तार्किक मानते हुए उस मांग को मान लिया गया। तो 1928 की इस घटना ने कुछ थोड़ा सा मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवन प्रदान किया। जयनारायण व्यास जो हैं वो अभी तक भी अजमेर और ब्यावर के बीच में रह रहे थे
और वहाँ एक अखबार इन्हीं का राजस्थान विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था, राजस्थान सेवा संघ का यंग राजस्थान। तो यंग राजस्थान में भी उन्होंने प्रेजेंट डे मारवाड़ के शीर्षक से लेख लिखकर एक अभियान भी चलाया। और जब मारवाड़ हितकारिणी सभा की हैसियत कुछ ठीक हो गई तो जनवरी 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने किसानों का आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि अब जो है मुद्दा ये किसान जो हैं उनके साथ हो सकते हैं। तो जयनारायण व्यास ने जोधपुर के किसानों की दुर्दशा पर को उजागर करते हुए लेख लिखे। उनके लेखों के बारे में दो बड़े प्रसिद्ध लेख हैं। एक तो दो पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक तो थी पोपाबाई की फूल और दूसरा था मारवाड़ की अवस्था। और जयनारायण व्यास ने अपने एक कविता वो जो बड़ी प्रचारित हुई वो कविता लिखी, जिसका मैं अभी आपके सामने उल्लेख करूं। उन्होंने लिखी राजस्थानी में कविता, समझ में आ जाएगी, सरल राजस्थानी है। धान घणों उपजावे कुण, अन्न कौन ज़्यादा पैदा करता है। धान घणों उपजावे कुण, पेट नहीं भर पावे कुण, फिर नागो रह जावे कुण, सबने सुख पहुँचावे कुण, उन कर सेरी बाता सुन। उस किसान की बात सुनो जो खुद भूखा रह जाता है, सबका पेट भरता है। एक उनकी कविता थी जो बड़ी है कविता, उसके कुछ अंश में आप सामने प्रस्तुत करता हूँ। उनकी कविता थी, भूखे की सूखी हड्डी से वज्र बनेगा महाभयंकर, ऋषि दधीच को ईर्ष्या होगी, नेत्र नया खोलेंगे शंकर, कल ही तुझ पर गाज गिरेगी, तेरा सभी समाज गिरेगा, नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे सब जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने जो है लोगों को उत्साहित करने के लिए अनेक उपक्रम किए और उसी को आधार बनाकर उन्होंने किसानों के लिए, जो किसान एक तरह से एक ऐसा जीवन जी रहे थे कष्ट में, उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। तो 12 मई 1929 को मारवाड़ हितकारिणी सभा ने एक बैठक में बेगार प्रथा, लाग बाग, भू राजस्व की उच्च दरों, इनका विरोध करते हुए और ग्रामीणों की अनेक समस्याओं को लेकर के चेतना पैदा करने का निर्णय लिया। व्यास द्वारा जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ करने का आह्वान किया और उनके आह्वान पर रायपुर, बागड़ी एवं बरूदा जागीरों के किसानों ने आंदोलन आरंभ किया। जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक ने सरकार को लिखा कि जयनारायण व्यास और उनके साथियों में आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ एक प्रकार के बोल्शेविक आंदोलन करता हैं एवं सरकार को इनके विरुद्ध गंभीर उपाय करना चाहिए, नहीं तो ये शांति भंग हो सकती है। तो ये जो पुलिस महानिरीक्षक की रिपोर्ट थी उसको आधार बना करके इनके खिलाफ, मारवाड़ हितकारिणी सभा के खिलाफ पुनः कार्रवाइयाँ आरंभ हो गई। और दूसरी तरफ जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो अपने आप को की शक्ति को इतना ज़्यादा आंक रही थी, उन्होंने देखा अब एक राजनीतिक पोस्चर भी लिया जा सकता है और उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा के पक्ष को मजबूत करने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा के ही अंतर्गत मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया और उसके प्रथम अधिवेशन के लिए दरबार से अनुमति भी ले ली। किंतु अचानक जो ही ये इनका काम बढ़ने लगा तो सरकार ने अनुमति को वापस ले लिया और जो नेता थे इसके, जिसमें जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ, इनको बंदी बना लिया गया। इनके खिलाफ मुकदमा चला और उस ये जो इनको गिरफ्तार किया 23 सितंबर 1929 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अक्टूबर 1929 में इनकी पहली कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसकी अनुमति सीख कर ली गई थी। तो स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन होने के 7 दिन पहले ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, तीनों को, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास। इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और 20 जनवरी 1930 को इस न्यायालय ने अपने फैसले में जयनारायण व्यास को 5 वर्ष की कठोर कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। 1000 रुपये जुर्माना ना देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास दिया गया। इसी तरह आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया
और 1,000 रुपये जुर्माने के किए और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड दिया गया। तो इस तरह से ये इनको दंडित भी कर दिया। और किंतु इसी समय क्या हो रहा है, जैसा आपको याद है, मार्च 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन आरंभ हुआ। सविनय विज्ञान आंदोलन के चलते हुए जब मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसके तहत राजनीतिक कार्यबंदियों को रिहा करने का फैसला हुआ था। और उसी फैसले के अंतर्गत जो है गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत जोधपुर राज्य ने भी 9 मार्च 1931 को इन नेताओं को रिहा कर दिया। लेकिन ये नेता ये समझ चुके थे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा को अभी भी राजनीतिक रूप से चला पाना मुश्किल काम है। और अब ये जो है ख़ास तौर पर इस बात पर ही जोर देने लगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाया जाए और मारवाड़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में किसान आंदोलन किया जाए। मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन अंततः इनके प्रयासों के बाद, क्योंकि जोधपुर में संभव नहीं हुआ, तो वो 25-26 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा के अध्यक्षता में हुआ। चांदकरण शारदा अजमेर के एजिटेटर थे, वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, आर्य समाज के भी नेता थे, बहुत सक्रिय व्यक्तियों में से थे। तो उनकी अध्यक्षता में मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पहला ये जो मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये प्रजामंडल का प्रारंभिक रूप ही था। और प्रजामंडल की जो शुरुआत है वैसे तो कहीं कहीं 1920 के बाद दिखाई देती है, किंतु ये जो समय जिस समय ये स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जोधपुर में बन रही है, मारवाड़ में बन रही है, उस समय काफ़ी संगठन खड़े होते हैं। इस समय जयपुर प्रजामंडल भी बनता है और भी प्रजामंडल बनते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये जो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, इसमें अनेक राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए और इन राजनीतिक प्रस्तावों के साथ साथ इसमें 6 प्रस्ताव किसानों के मुद्दों को लेकर के पारित हुए थे। और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इन प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट करने, इनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ली कि जो मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने प्रस्ताव पास किए उनको मारवाड़ हितकारिणी सभा लागू करवाएगी आंदोलनों के माध्यम से। और इसी वर्ष 1931 में एक मारवाड़ यूथ लीग नामक संगठन स्थापित हुआ। और दिसंबर 1931 के पहले सप्ताह में एक आंदोलन आरंभ हुआ, जिसमें भारी संख्या में किसानों को जोधपुर में एकत्रित किया गया था ताकि वे वहां शासक के समक्ष अपनी बातें रख सकें। और किसानों ने 9 फरवरी से 2 मार्च 1932 के दौरान अनेक मांग पत्र प्रस्तुत किए। उन मांग पत्रों में बेगार की बात भी थी, लाग बाग की भी थी, बीघोड़ी की भी थी और भू स्वामित्व की थी। ये बीघोड़ी क्या है कि ये पहले क्या था, यहाँ जो टैक्स है वो वस्तु के रूप में लिया जाता था, किंतु बाद में सेटलमेंट करके नकदी में उसको परिवर्तित कर दिया गया। माना तो जा रहा था कि नकदी के होने से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, किंतु नकदी में इतना ज़्यादा भारी आकलन किया गया कि इस बीघोड़ी सिस्टम को किसान नहीं चाहते थे, उसका विरोध करने लगे। और जो किसान जागीरदारों के अंतर्गत काम करते थे और वे एक तरह से देवर टेनेंट एट विल, इनको कभी भी उनके जोतों से बेदखल किया जा सकता था, तो उन्होंने स्थायी भूस्वामित्व की मांग की। सरकार ने इस जो ये आंदोलन शुरू हुआ है 9 फरवरी से 2 मार्च में जो हुआ 1932 में, उससे सरकार ने उसको दबाने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए। और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो 5 मार्च 1932 को ही मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग और मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को गैर कानूनी संगठन करार दे दिया। इस प्रकार किसान आंदोलन को फिर कुचल दिया गया। तो 1915 से लेकर के जहाँ मरुधर मित्र हितकारिणी सभा बनी, उनसे लेके 5 मार्च 1932 तक मारवाड़ हितकारिणी सभा जो 1923 में बनी थी, उसने लगभग 9 वर्ष तक जो कार्य किया, उससे ठीक है सफल आंदोलन तो नहीं रहा, किंतु उससे एक चेतना
कायम हुई। तो ये 1932 तक के आंदोलन मारवाड़ के हैं। मारवाड़ में एक आंदोलन और हुआ, वो अलग हुआ क्या कि 1921 और 26 के बीच में खालसा भूमि का बंदोबस्त हो गया था। खालसा वो जो राजा के नियंत्रण वाली भूमि, और वहाँ पे नकदी में राजस्व की व्यवस्था आरंभ कर दी गई, जिसे बिघोड़ी कहते थे, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। इसकी तरह जो लाटा या खूंटा जो सिस्टम था उससे भी अधिक थी। तो इससे क्या हुआ कि खास तौर पर जो जोधपुर के एकदम समीप मंडोर है, मंडोर के आसपास के जो गांव खालसा क्षेत्र के अंतर्गत थे, वहाँ पर ज़्यादातर किसान माली जाति के किसान थे। उन माली जाति के किसानों ने 8 जुलाई 1931 को, क्योंकि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा और दूसरे संगठन जिस तरह से काम कर रहे थे, वो सीधे तौर पर इनके साथ इन्वॉल्व नहीं थे, ना ये उनके सदस्य थे, किंतु उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने अपना एक आंदोलन आरंभ किया। और 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने मंडोर के पास चीना का बढ़िया नामक स्थान पर सभा का आयोजन किया, और उस सभा में जो ये बिघोड़ी है, नगद राजस्व का भुगतान है, इसमें 50% की डिमांड रखी। और 14 से 18 जुलाई 1931 के बीच उन्होंने मारवाड़ के अधिकारियों के समक्ष अपने विनती पत्र, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पूर्ण अपेक्षा की। जब अपेक्षा की तो 1931 में ही, ये जो 14 से 18 जुलाई के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, किसानों ने वहाँ करबंदी का नारा दे दिया। करबंदी का जो हथियार है ये राजस्थान में बहुत पहले प्रवेश कर चुका था, और जब राज्य की ओर से सुनवाई नहीं होती थी तो किसान यही करता था कि हम राजस्व अदा नहीं करेंगे। अधिक से अधिक परिणाम यही होगा कि राजस्व अदा न करने पर यदि उन्हें खेती करने से बलात् रोका जाता है तो नुकसान तो राजस्व प्राप्तकर्ता का भी है और अदाकर्ता का भी है। तो यूँ करके किसान करबंदी को सबसे इफ़ेक्टिव, और इस समय तक तो, क्योंकि जो आपके बारडोली का आंदोलन 1928 का, उसमें पहली बार करबंदी का प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर हुआ था। उसके पहले और आंदोलनों में करबंदी नहीं आई थी। इसमें करबंदी खास थी आपके बारडोली में, और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं जो सविनय विज्ञान आंदोलन है, उस समय भी करबंदी का नारा संपूर्ण भारत में था। तो उसी से प्रभावित होकर इन किसानों ने भी करबंदी का आरंभ किया, और समय की नज़ाकत को पहचानते हुए राज्य ने देखा कि ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है, तो उन्होंने मंडोर, चैनपुरा, गवान, बेगान आदि गांवों के कुल राजस्व में मात्र 2,597 रुपये की छूट घोषित की। किसान इससे संतुष्ट तो नहीं थे, क्योंकि वे तो 50% छूट की बात कर रहे थे, किंतु आंशिक रूप में ये किसानों की मांग मान ली गई। तो ये जो स्वस्फूर्त किसान आंदोलन हुआ, जो किसी संगठन के तहत नहीं था, बल्कि एक समुदाय विशेष ने अपने कष्टों को इसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया, और उनका कुछ समाधान भी हुआ। तो इस प्रकार से जो मारवाड़ का किसान आंदोलन है, वे 1915 से आरंभ होकर के 1932 तक एक स्तर पर पहुंच गए थे, जहां से आगे और इफ़ेक्टिव आंदोलन लॉन्च किया जा सकता था। तो मैं जो दूसरा भाग बनाऊंगा मारवाड़ के किसान आंदोलन पर, उसमें वो सारे आंदोलन आएंगे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, जिनका ज़्यादा विस्तार था, और उनके सीधे तौर पर परिणाम भी आए। धन्यवाद, नमस्कार।